हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्टडी जोन पर 2000 प्लस बेहतरीन क्वेश्चंस जो आपके बीएचयू तथा आईसीआर तथा यूपी कैटेट के एजीबीएससी एंट्रेंस एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। आपके साथ मैं ये 2000 प्लस क्वेश्चंस एक एक करके डिस्कस करेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस के ज़बरदस्त वीडियोस बनाता रहूँगा। तो चलो बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, सस्य विज्ञान क्या है। सस्य विज्ञान क्या है? कला और विज्ञान दोनों है। सस्य विज्ञान के पिता कहा जाता है पीट्रो डे क्रेसेंजी को। सोनोरा 63, सोनोरा 64, लर्मा रोजो S227 गेहूं का बीज 1963 ईस्वी में कहाँ से मंगवाया गया था? मैक्सिको से। खरीफ की फसल पककर तैयार होती है कौन से माह में? तो खरीफ की फसल पककर तैयार होती है अक्टूबर से नवंबर माह में। रबी की फसल पकने का समय है अप्रैल से मई। रबी की फसलों का अंकुरण व प्रारंभिक वृद्धि होती है ठंडी जलवायु तथा अल्प प्रदीप्तकालीन अवस्थाओं में। रबी की फसलों के पकने के लिए आवश्यक होती है गर्म, शुष्क तथा दीर्घ प्रदीप्तकालीन दशाओं की। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। आपके एजीबीएससी एंट्रेंस एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और मैं आपको ये 2000 प्लस क्वेश्चन जो हैं इनके क्वेश्चंस का सीधा आंसर बताएंगे ताकि समय ज़्यादा ना लगे। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। किस वर्ग की फसलें तेज गर्मी, शुष्क हवाएं तथा लू सहन करने की सबसे अधिक क्षमता होती है? तो इसका आंसर है जायद की फसलें। रेशे वाली फसलें हैं कपास, जूट, सनई। उर्द, मूंग, सनई, मटर, अरहर किस प्रकार की जड़ों वाली फसलें हैं? तो इसका आंसर है गहरी जड़ों वाली ये फसलें हैं। कौन कौन सी देख लेते हैं एक बार फिर से। उर्द, मूंग, सनई, मटर, अरहर। धान, कपास, चना को किस प्रकार की भूमि की आवश्यकता होती है? भारी भूमि की आवश्यकता होती है। खरबूजा, तरबूज, ककड़ी उगाई जाती है कैसी भूमि में? तो इसका राइट आंसर है रेतीली भूमि में। ऊसर भूमि की फसलें हैं कपास, जौ, धान। दक्षिण भारत की प्रमुख तिलहन फसल है मूंगफली, मृदा आरक्षक फसलें हैं मूंगफली, बरसीम और सनई। ये जो मूंगफली, बरसीम और सनई फसलें हैं ये मृदा आरक्षक फसलें हैं। रिजिका या लूसर्न फसल है बहुवर्षी, अंडी का कुल है यूफोरबिएसी। घास का कुल ग्रेमिनी फैमिली में फसलें आती हैं। घास कुल जो है ग्रेमिनी फैमिली, उसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं देखते हैं। गेहूँ, गन्ना, मक्का। शुष्क खेती कहाँ करते हैं? शुष्क खेती कहाँ करते हैं? जहाँ वर्षा होती है 50 सेंटीमीटर से कम। जहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है वहीं पर शुष्क खेती करते हैं। उत्तर प्रदेश में किस मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्रफल है? उत्तर प्रदेश में किस मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्रफल है? तो इसका आंसर है जलोढ़। फार्म पर फसल के साथ पशुपालन को कहते हैं मिक्स फार्मिंग। जो फार्म होते हैं उस पर फसल के साथ पशुपालन, मछली पालन, इस तरह के जो व्यवसाय होते हैं उसको कहते हैं मिक्स फार्मिंग। कौन सी फसल दलहन व तिलहन दोनों है? कौन सी फसल दलहन व तिलहन दोनों है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोयाबीन, इसका राइट आंसर है सोयाबीन। मक्का, गेहूँ, बाजरा, गेहूँ कितने वर्ष का फसल चक्र है? मक्का, गेहूँ, बाजरा, गेहूँ 2 वर्ष का फसल चक्र है।
मक्का, गन्ना, पेड़ी, मूंग फसल चक्र हैं 3 वर्ष का। जो मक्का है, गन्ना है, पेड़ी है और मूंग, ये जो 4 फसलें हैं इनका फसल चक्र है 3 वर्ष का। रक्षक फसलें हैं पटसन, अंडी, अरहर। सोलेनेसी फैमिली की रक्षक फसल है आलू, तंबाकू और बैंगन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। गहरी जड़ वाली फसलों के साथ हमेशा किस प्रकार की फसल बोना चाहिए? गहरी जड़ वाली फसलों के बाद हमेशा उथली जड़ वाली फसल को बोना चाहिए। एक वर्ष में एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाने को क्या कहते हैं? एक वर्ष में एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाने की क्रिया को मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। शैलजा प्रजाति है किस फसल की? शैलजा प्रजाति है गेहूं की। शोधित बीज कितने दिनों में प्रयोग कर लेना चाहिए? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो शोधित बीज होते हैं उसको कितने दिनों में प्रयोग कर लेना चाहिए? तो इसका आंसर है 15 दिन के अंदर। इसको 15 दिन के अंदर प्रयोग कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मक्का, गेहूं, तोरिया फसल चक्र है कितने वर्ष का? जो मक्का, गेहूं, तोरिया ये जो 3 फसलें हैं इनका फसल चक्र है 1 वर्ष का। ग्राम सेवक पत्रिका प्रकाशित होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम सेवक पत्रिका प्रकाशित होती है दिल्ली से। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली गेहूं की मुख्य जाति है। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली गेहूं की मुख्य जाति है ट्रिटिकम एस्टिवम। बीज वर्धक हेतु गेहूं के लिए विस्थापन दूरी कितनी रखते हैं? बीज वर्धक हेतु गेहूं के लिए विस्थापन दूरी 3 मीटर रखते हैं। उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस मंडल में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस मंडल में है? तो इसका राइट आंसर है मेरठ। गेहूं के जमाव के लिए उपयुक्त औसत तापक्रम है। गेहूं के जमाव के लिए उपयुक्त औसत तापक्रम है 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। गेहूं की फसल पकते समय औसत तापक्रम होना चाहिए। गेहूं की फसल पकते समय औसत तापक्रम होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। अम्लों के अभाव को नष्ट करता है। अम्लों के अभाव को नष्ट करता है कैल्शियम HS86, UP 1109, गिरजा, सोनालिका, VL404, VL421। गेहूं की जो जातियां हैं किस क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं? ये जो गेहूं की जातियां हैं HS86, UP 1109, गिरजा, सोनालिका, VL404 और VL421, ये गेहूं की जातियां पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं। गेहूं की बोनी जाति में दाने एवं भूसे का अनुपात है। गेहूं की बोनी जाति में दाने एवं भूसे का अनुपात है 4:5। गन्ने के साथ या अगेती आलू खोदने के बाद गेहूं की कौन सी जाति बोनी चाहिए? तो इसका आंसर है K816 और UP 319। ये दोनों जातियां जो हैं गन्ने के साथ या अगेती आलू खोदने के बाद गेहूं की बोने वाली उपयुक्त जातियां हैं। कवक कितने pH पर भूमि में क्रियाशील रहते हैं? कवक कितने pH पर भूमि में क्रियाशील रहते हैं? तो इसका राइट आंसर है 7 pH। सहजी कितने क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरा पदार्थ भूमि को हरी खाद के रूप में देती है? सहजी कितने क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरा पदार्थ भूमि को हरी खाद के रूप में देती है? तो इसका राइट आंसर है 191 क्विंटल। चित्रा प्रजाति है मूंगफली की। असिंचित दशा में गेहूं की बुआई करनी चाहिए। असिंचित दशा में गेहूं की बुआई करनी चाहिए अक्टूबर का द्वितीय पक्ष। गेहूं की बोनी किस्मों की बुआई का मुख्य समय क्या है? गेहूं की बोनी किस्मों की बुआई का मुख्य समय नवंबर का प्रथम सप्ताह है। प्रत्येक सिंचाई पर गेहूं की फसल को कितना
गहरा पानी देना चाहिए। प्रत्येक सिंचाई पर गेहूं की फसल को कितना गहरा पानी देना चाहिए? 5 सेंटीमीटर। बोनी गेहूं में पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी रखनी चाहिए? बोनी गेहूं में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 22.5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। गेहूं की बुआई दिसंबर के अंत में करने पर फसल को किस विधि से बोना चाहिए? दिसंबर के अंत में बोने पर गेहूं की कोण विधि जो है उसी में बोना चाहिए, कोण विधि द्वारा। बीज की मात्रा कम होने पर या नया बीज होने पर गेहूं की बुआई किस विधि से करनी चाहिए? बीज की मात्रा कम हो या फिर बीज नया हो तो उसकी बुआई किस विधि से करते हैं? डिबलर द्वारा करते हैं। गेहूं में मात्र एक सिंचाई उपलब्ध होने पर, जब गेहूं में मात्र एक सिंचाई उपलब्ध होती है तो कब करनी चाहिए? तो इसका आंसर है मूल जड़ निकलने के 30 दिन पर। जो मूल जड़ है उसके निकलने के 30 दिन पर करनी चाहिए। 2 सिंचाई उपलब्ध होने पर गेहूं की दूसरी सिंचाई किस अवस्था पर करते हैं? 2 सिंचाई उपलब्ध होने पर गेहूं की दूसरी सिंचाई किस अवस्था पर करते हैं? तो इसका आंसर है फूल आने के समय। गेहूं की फसल को सबसे ज़्यादा हानि किस रोग के कारण होती है? गेहूं की फसल को सबसे ज़्यादा हानि किस रोग के कारण होती है? गेरुई रतुआ रोग। गेहूं की बौनी जातियों की औसत उपज प्रति हेक्टेयर है। बौनी जातियों की औसत उपज प्रति हेक्टेयर है 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। उत्तर प्रदेश में कुल गेहूं के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र पर बारानी खेती की जाती है? उत्तर प्रदेश में कुल गेहूं के क्षेत्रफल का कितने क्षेत्र पर बारानी खेती की जाती है? तो इसका आंसर है 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओराइजा सटाइवा किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? ओराइजा सटाइवा किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? तो इसका आंसर है धान। गेहूं में कौन सी फसल का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? भारत में कौन सी फसल का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? गेहूं का। विश्व के समस्त चावल उत्पादन का कितने प्रतिशत भारत में होता है? विश्व के समस्त चावल उत्पादन का कितने प्रतिशत भारत में होता है? 18%। धान की खेती के लिए 6.5 pH वाली भूमि सबसे उपयुक्त होती है, जबकि इसके लिए सर्वोत्तम भूमि है भारी दोमट। टाइप 3, टाइप 9, टाइप 10V एवं नरेंद्र 2 धान की सुगंधित प्रजातियों की औसत उपज कितनी है? टाइप 3, टाइप 9, N10V एवं नरेंद्र 2 धान की सुगंधित प्रजाति की औसत उपज कितनी है? तो इसका आंसर है 35 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। आगे देखते हैं। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बार बार भेजता रहूँगा और आप बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हंसराज, रामभोग, मोतीचूर, लकड़ा तिलक, सुखदास, विष्णुपराग तथा श्यामजीरा धान की कैसी जातियाँ हैं? हंसराज, रामभोग, मोतीचूर, लकड़ा तिलक, सुखदास, विष्णुपराग तथा श्यामजीरा धान की देसी जातियाँ हैं। भारत में विकसित धान की पहली बोनी जाति है। भारत में विकसित धान की पहली बोनी जाति है जया। धान की खड़ी फसल में छिड़काव के लिए सर्वोत्तम उर्वरक है। धान की खड़ी फसल में छिड़काव के लिए सर्वोत्तम उर्वरक है यूरिया, जिसका सूत्र है NH2CONH2। और यूरिया का सूत्र इस प्रकार से भी हो सकता है CONH2 का होल ट्वाइस। बात एक ही है। धान के लिए कौन सा सूक्ष्म तत्व आवश्यक है? धान के लिए कौन सा सूक्ष्म तत्व आवश्यक है? जिंक। रेह के प्रति अधिक सहनशील फसल है। रेह के प्रति अधिक सहनशील फसल है धान। 1 हेक्टेयर नर्सरी से धान के कितने क्षेत्र की रोपाई की जा सकती है? 1 हेक्टेयर नर्सरी से धान के
कितने क्षेत्र की रोपाई की जा सकती है? 15 हेक्टेयर। धान की बुआई के लिए किस महीने में नर्सरी डालते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जून महीने में। धान की भीगी विधि में प्रति 10 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए बीज की मात्रा चाहिए। धान की भीगी विधि में प्रति 10 वर्ग मीटर के क्षेत्र के लिए बीज की मात्रा 700 ग्राम चाहिए। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में धान की पौध तैयार करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में धान की पौध तैयार करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसका आंसर है शुष्क विधि। सीता जाती है धान की। धान में अधिक उपज के लिए किसका प्रयोग करते हैं? धान में अधिक उपज के लिए किसका प्रयोग करते हैं? शैवाल का। धान की देर से रोपाई करने की दशा में एक स्थान पर कितने पौधे रोपने चाहिए? जो धान की रोपाई लेट हो जाती है उसमें एक स्थान पर कितने पौधे लगाने चाहिए? तो इसका आंसर है 3 से 4 पौधे। धान में कितने प्रतिशत चावल निकलता है? तो इसका आंसर है 66%। धान में खरपतवार नष्ट करने के लिए यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसके प्रयोग से कल्ले अधिक निकलते हैं। तो धान में खरपतवार नष्ट करने के लिए पैडी बीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसके प्रयोग से कल्ले अधिक निकलते हैं। ठीक है। धान में घास जात एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रित हेतु प्रयोग करते हैं। धान में जो घास जाति एवं चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए प्रयोग करते हैं ब्यूटाक्लोर, प्रोपेलिन, स्टेम F34। ये जो तीनों वो खरपतवार नाशी हैं इनका ही प्रयोग करते हैं। उत्तर प्रदेश में मक्का का सर्वोत्तम क्षेत्रफल किस मंडल में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में मक्का का सर्वोत्तम क्षेत्रफल किस मंडल में है? फैजाबाद में। प्रोटीन बहुल मक्का की कौन सी प्रजाति है? प्रोटीना। अधिक उपज प्राप्त करने के लिए मक्का को कब बोना चाहिए? जून का प्रथम पक्ष, जो जून का प्रथम सप्ताह है उसी में मक्का को बोना चाहिए यदि आपको अधिक उपज प्राप्त करना है। संकर मक्का के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है? संकर मक्का के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है? 220 किलोग्राम। संकर मक्का के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर है 20 किलोग्राम। मक्का के बीजों को कूड़ों में कितनी गहराई पर बोना चाहिए? 4 से 5 सेंटीमीटर। मक्का को कितनी दूरी पर बोना चाहिए जबकि इसमें प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या लगभग 67,000 रहे? मक्का को 60 × 25 सेंटीमीटर दूरी पर बोना चाहिए जबकि इसमें प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या लगभग 67,000 रहे। तो इसकी दूरी है 60 × 25 सेंटीमीटर। कंचन मक्का की जाति है बेलनाकार। मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए किस खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं? सीमाजीन व एट्राजीन। मक्का की गेरुई रोधक जाति है जवाहर। रबी मक्का के लिए सर्वोत्तम संकुल जाति है मंजरी। उत्तर प्रदेश में किस मंडल में ज्वार की खेती सर्वाधिक की जाती है? झांसी में। वर्ष 2009 से 2010 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में ज्वार की औसत उपज क्विंटल प्रति हेक्टेयर है 8.85। कितनी है? 8.85। ज्वार की संकर जाति है CSH1, CSH5 और CSH6। स्वर्ण प्रजाति है ज्वार की। ज्वार की फफूंदी एवं गेरुई प्रतिरोधक जाति है। ज्वार की गेरुई एवं फफूंदी प्रतिरोधक जाति है CSV4।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिक उपज लेने के लिए ज्वार को कब बोना चाहिए? अधिक उपज लेने के लिए ज्वार को कब बोना चाहिए? मई में। बाजरा एवं ज्वार को कूड़ों में कितनी गहराई पर बोना चाहिए, जबकि इनको 45 × 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बोते हैं? ध्यान दीजिएगा, बाजरा एवं ज्वार को कूड़ों में कितनी गहराई पर बोना चाहिए, जबकि इनको 45 × 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बोते हैं? तो इसका आंसर है 3 से 4 सेंटीमीटर। बाजरा का वानस्पतिक नाम है पेनिसिटम टाइफोइड्स। उत्तर प्रदेश में किस मंडल में बाजरा की खेती सर्वाधिक की जाती है? उत्तर प्रदेश में किस मंडल में बाजरा की खेती सर्वाधिक की जाती है? तो इसका आंसर है आगरा में। बाजरे की संकर जाति है BJ 104, BK 560, BHV 14। बाजरे की 1 से 6 किस्म, बाजरे की L6 किस्म जो है किस रोग के प्रति अवरोधी है? तो इसका आंसर है हरित बाल रोग। भारतवर्ष में सर्वाधिक उगाई जाने वाली कपास की जाति है। भारतवर्ष में सर्वाधिक उगाई जाने वाली कपास की जाति है हिरसूटम। कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन किस प्रांत में सबसे अधिक है? कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन किस प्रांत में सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है पंजाब में। कपास के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, कपास की खेती के लिए भूमि का pH होता है। कपास की खेती के लिए भूमि का pH होता है 5.5 से 8.5। देसी कपास में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? देसी कपास में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, जबकि अमेरिकन कपास में इसकी संख्या 26 होती है? तो देसी कपास में गुणसूत्रों की संख्या इसके आधी होती है 13। उत्तर प्रदेश में देसी कपास की कौन सी जाति सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाती है, जबकि अमेरिकन कपास की गॉसिपियम हिरसुटम जाति उगाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में देसी कपास की गॉसिपियम आर्बोरियम जाति उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकन कपास के तने का रंग क्या होता है, जबकि देसी कपास के तने का रंग हरा होता है? तो अमेरिकन कपास के तने का रंग लाल होता है। देसी कपास के गूलर का रंग क्या होता है, जबकि अमेरिकन कपास के गूलर का रंग हरा होता है? देसी कपास के गूलर का रंग क्या होता है, जबकि अमेरिकन कपास के गूलर का रंग लाल होता है? तो देसी कपास के गूलर का रंग हरा होता है। अमेरिकन कपास के रेशे की लंबाई देसी कपास की अपेक्षा कैसी होती है? अमेरिकन कपास के रेशे की लंबाई देसी कपास की अपेक्षा अधिक होती है। रासायनिक विधि से कपास के रेशे और बीज को अलग अलग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रासायनिक विधि से कपास के रेशे और बीज को अलग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर है सांद्र गंधक अम्ल का। अमेरिकन कपास की बुआई का उपयुक्त समय है। अमेरिकन कपास की बुआई का उपयुक्त समय है अप्रैल का द्वितीय सप्ताह। कपास में पानी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। कपास में पानी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है जमाव के समय, फूल निकलते समय। देसी कपास में कपास की अधिक बढ़वार रोकने के लिए एवं गूलर का आकार बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं साइकोसिल का। कपास में गूलर एवं फूल झड़ने की रोकथाम के लिए प्रयोग करते हैं। कपास में फूल एवं गूलर झड़ने की रोकथाम के लिए प्रयोग करते हैं प्लेनोफिक्स उवर्धक का। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कपास की खेती सबसे अधिक की जाती है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कपास की सबसे अधिक खेती भारत में की जाती है। कपास से रेशे व बिनौले को अलग अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं?
कपास से रेशे और बिनौले को अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ओटाई कहते हैं। कपास में रुई व बिनौले के अनुपात को क्या कहते हैं? जो कपास में रुई और बिनौले का अनुपात होता है उसको जिनिंग प्रतिशत कहते हैं। अच्छे गुण वाली कपास में काउंट्स की संख्या होती है 50 से अधिक। कपास के रेशे पर गांठों के असमान वितरण के कारण उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं? निपिनेस कहते हैं। कपास के रेशे का उत्तम रंग क्या होता है? जो कपास का रेशा होता है उसका उत्तम रंग क्या होता है? सफ़ेद होता है। मूंगफली की चंद्रा किस्म में सबसे अधिक तेल कितने प्रतिशत निकलता है? मूंगफली की चंद्रा किस्म में सबसे अधिक तेल कितने प्रतिशत होता है? 47%। मूंगफली की किस प्रकार की जातियों में क्राउन रूट इनिशिएशन नहीं होता है? मूंगफली की किस प्रकार की जातियों में क्राउन रूट इनिशिएशन नहीं होता है? तो इसका आंसर है देसी। मूंगफली की फैलने वाली जातियां हैं। मूंगफली की फैलने वाली जातियां देर से पकती हैं। मूंगफली की ज्योति किस्म कहाँ से अनुमोदित है? मूंगफली की ज्योति किस्म कहाँ से अनुमोदित है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश से। बिहार के लिए मूंगफली की कौन सी जाति उपयुक्त है? बिहार के लिए मूंगफली की जाति कुबेर जाति जो है वही उपयुक्त है। मूंगफली का छिलका बना होता है। मूंगफली का छिलका बना होता है कैल्शियम का। मूंगफली की फैलने वाली जातियों की दूरी 45 × 15 सेंटीमीटर रखते हैं, जबकि गुच्छेदार जातियों की दूरी रखते हैं 30 × 15 सेंटीमीटर। मूंगफली की पत्तियों पर छोटे छोटे गहरे कत्थई रंग के गोल धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। इस रोग को क्या कहते हैं? जो मूंगफली की पत्तियों पर छोटे छोटे गहरे कत्थई रंग के गोल धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं तो इस रोग को टिक्का रोग कहते हैं। मूंगफली में स्वपरागण किस समय होता है? मूंगफली में स्वपरागण किस समय होता है? सुबह के समय। चने की देसी जातियों के लिए बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर क्या है, जबकि काबुली जातियों की बीज मात्रा 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है? तो चने की देसी जातियों की मात्रा 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। चने की फसल की 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई होते ही शीर्ष शाखा तोड़ने को क्या कहते हैं? निपिंग कहते हैं। काबुली चने की पैदावार प्रति हेक्टेयर क्या है? तो काबुली चने की पैदावार प्रति हेक्टेयर 12 से 15 क्विंटल है। संसार में सबसे ज़्यादा तंबाकू कहाँ पैदा की जाती है? संसार में सबसे ज़्यादा तंबाकू कहाँ पैदा की जाती है? चीन में। तंबाकू के लिए भूमि का पीएच मान होना चाहिए। तंबाकू के लिए भूमि का पीएच मान होना चाहिए 5 से 6 पीएच। तंबाकू के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है लोना मिट्टी। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? राजामुंदरी में। हुक्का तंबाकू की जाति है गोभी। भाग्य लक्ष्मी किसकी जाति है? खाने वाली तंबाकू की। हाई टॉपिंग किसमें की जाती है? हाई टॉपिंग किसमें की जाती है? तो इसका आंसर सिगरेट में। तंबाकू में डिस्करिंग क्रिया के पश्चात पत्तियों की अक्ष में क्या लगाना चाहिए? तो इसका आंसर है मैलिक हाइड्रोजाइक और इंडोल एसिटिक अम्ल। ये दोनों में से कोई है। तंबाकू की डिस्करिंग क्रिया के पश्चात पत्तियों की अक्ष में लगाना चाहिए। तंबाकू की कौन सी पत्तियां सबसे पहले पककर तैयार होती हैं? तंबाकू की कौन सी पत्तियां सबसे पहले पककर तैयार होती हैं? तो इसका आंसर है निचली पत्तियां जो होती हैं वही सबसे पहले पककर तैयार होती हैं। अच्छी तंबाकू की राख का रंग होता है। अच्छी तंबाकू की राख का रंग होता है सफ़ेद। तंबाकू की पत्तियों का विशेष स्वाद किसके कारण होता है? तंबाकू की पत्तियों का विशेष स्वाद
निकोटीन के कारण होता है। भारत में सर्वाधिक गन्ना कहाँ पैदा होता है? भारत में सर्वाधिक गन्ना किस प्रदेश में पैदा होता है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गन्ने के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में सबसे आगे है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गन्ने के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में सबसे आगे है? तो इसका आंसर मेरठ में। गन्ने की लाल सड़न रोग अवरोधी जाति है। गन्ने की लाल सड़न रोग अवरोधी जाति है को 1148। गन्ने का कौन सा भाग बुआई के लिए उपयुक्त है? गन्ने का कौन सा भाग बुआई के लिए उपयुक्त है? ऊपरी भाग। गन्ने की सूखा सहन करने वाली जाति है। गन्ने की सूखा सहन करने वाली जाति है को 1148, BO 17 और BO 70। ये तीनों जातियाँ गन्ने की सूखा सहन करने वाली जातियाँ हैं। सर्वश्रेष्ठ गुड़ का गन्ना किस महीने की कटाई में मिलता है? सर्वश्रेष्ठ गुड़ का गन्ना किस महीने की कटाई में मिलता है? तो इसका आंसर फरवरी। बुआई से पहले गन्ने को उपचारित करना चाहिए। बुआई से पहले गन्ने को उपचारित करना चाहिए एगलाल से या फिर एरिटान से। शरदकालीन गन्ने की अपेक्षा बसंतकालीन गन्ने में उर्वरक देते हैं। शरदकालीन गन्ने की अपेक्षा बसंतकालीन गन्ने में उर्वरक कम देते हैं। गन्ने में सिंचाई कितनी गहराई पर करनी चाहिए? गन्ने में सिंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर पर करनी चाहिए। गन्ना पकने पर वृक्ष प्रतिशत कितना होता है? गन्ना पकने पर वृक्ष प्रतिशत कितना होता है? 18%। वृक्ष प्रतिशत ज्ञात करते हैं रिफ्रैक्टोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा मंडल आलू में अग्रणी है? क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा मंडल आलू में अग्रणी है? इसका आंसर है इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में आलू सबसे अधिक किस जिले में पैदा होता है? उत्तर प्रदेश में आलू सबसे अधिक फर्रुखाबाद में पैदा होता है। आलू भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज का तापमान कितना होना चाहिए? आलू भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज का तापमान 1 डिग्री से 2.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आलू सर्वाधिक पैदा होता है कौन से मौसम में? तो आलू सर्वाधिक पैदा होता है जाड़ों में। आलू का मोज़ेक रोग किसके कारण होता है? आलू का मोज़ेक रोग वायरस के कारण होता है। आलू के कंद मेड़ से बाहर निकलकर प्रकाश की उपस्थिति में किसके कारण हरा हो जाता है? तो इसका आंसर है सोलेनिन। ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम वैज्ञानिक नाम है। ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम वैज्ञानिक नाम है बरसीम का। उत्तर प्रदेश में बरसीम की उगाई जाने वाली प्रजाति है। उत्तर प्रदेश में बरसीम की उगाई जाने वाली जाति है टेट्राप्लाइड। बरसीम की IGFRIS 99 फर्स्ट जाति का दूसरा नाम है बरदान। बरसीम की टेट्राप्लाइड व डिप्लॉइड जाति को मिलाकर बोना चाहिए जिसका अनुपात होता है 2:1। टेट्राप्लाइड का 2 भाग और डिप्लॉइड का 1 भाग मिलाकर बोना चाहिए। बरसीम की बुआई करते हैं अक्टूबर महीने में। बरसीम के बीज से कासनी के बीज को निकालने के लिए प्रयोग करते हैं नमक के घोल का। राइजोबियम जेपोनिकम जीवाणु का प्रयोग किस फसल में करते हैं? राइजोबियम जेपोनिकम जीवाणु का प्रयोग सोयाबीन फसल में करते हैं। हिमानी जाति है जो कि तंबाकू में नाइट्रोजन अधिक देने से बढ़ता है। तंबाकू में नाइट्रोजन अधिक देने से निकोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। अरहर की अगेती जाति है टाइप 21। तोरिया की टाइप 9
प्रजाति काली रंग की है तथा टाइप 36 प्रजाति किस रंग की है? तो तोरिया की टाइप 36 प्रजाति पीले रंग की है। अरहर में दाने एवं लकड़ी का अनुपात होता है। अरहर में दाने एवं लकड़ी का अनुपात 1:7 होता है। तोरिया की फसल अवधि कितने दिनों की होती है? तोरिया की फसल अवधि 90 दिनों की होती है। वरुणा टाइप 59 क्रांति कसड़ा शेखर एवं सीता किसकी जाति है? तो इसका आंसर है राई की। मूंगफली की वह कौन सी जाति है जिसकी फलियां एक साथ पकती हैं? मूंगफली की वह कौन सी जाति है जिसकी फलियां एक साथ पकती हैं? तो इसका आंसर है के 851। अंडे की प्रजाति है। अंडे की प्रजाति है अरुड़ा, भाग्य और कालपी। तिल की प्रति हेक्टेयर बीज दर है। तिल की प्रति हेक्टेयर बीज दर है 3 से 4 किलोग्राम। मेरिबो सिस्टापोली, मेरिबो मैग्नापोली एवं रोमांसकाया किसकी प्रजाति है? तो इसका आंसर है चुकंदर की। आग्नेय चट्टानें हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायोराइट, ये आग्नेय चट्टानें हैं। पातालिक चट्टानें कौन सी हैं देखते हैं, लाइमस्टोन, खड़िया और डोलोमाइट। अब देखते हैं रूपांतरित चट्टानें, संगमरमर, क्वार्टजाइट और नीस। ग्रेफाइट चट्टान से कौन सी चट्टान रूपांतरित हुए? ग्रेफाइट चट्टान से कौन सी रूपांतरित चट्टान बनती है? तो इसका आंसर नीस, कोयला और क्वार्टजाइट। मृदा की सबसे ऊपरी संस्तर है असंस्तर। मृदा की असंस्तर की मोटाई होती है। मृदा की असंस्तर की मोटाई होती है 2.5 से 50 सेंटीमीटर। प्लास्टिक मृदा है क्ले। नॉन प्लास्टिक मृदा है बलुई। बलुई मृदा में मृतिका प्रतिशत होता है। बलुई मृदा में मृतिका प्रतिशत 0 से 10% होता है। बलुई दोमट मृदा में सिल्ट प्रतिशत पाया जाता है। बलुई दोमट मृदा में सिल्ट प्रतिशत पाया जाता है 0 से 50%। चिकनी दोमट मृदा में कितनी प्रतिशत मृतिका पाई जाती है? चिकनी दोमट मृदा में कितनी प्रतिशत मृतिका पाई जाती है? 25 से 40%। भारी मिट्टी है। भारी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी जो होती है भारी मिट्टी होती है। काली मृदाओं का रंग किस पदार्थ के कारण काला होता है? काली मृदाओं का रंग किस पदार्थ के कारण काला होता है? लौह ऑक्साइड के कारण। लाल मृदाओं का रंग किस कारण लाल होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की सबसे अधिक मृदा पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की सबसे अधिक मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदाएं। उत्तर प्रदेश में अरावली मृदाओं का कितना प्रतिशत भाग है? उत्तर प्रदेश में अरावली मृदाओं का 0.21% भाग है। अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए चूना का प्रयोग करते हैं। जैविक खाद है गोबर। गोबर एक जैविक खाद है। मिट्टी में ससंजन उत्पन्न होती है। मिट्टी में ससंजन उत्पन्न होती है भीगने व सूखने पर। किस भूमि में सिंचाई करना आर्थिक दृष्टि से हानिकारक है? किस भूमि में सिंचाई करना आर्थिक दृष्टि से हानिकारक है? दोमट भूमि में। कितने दिन की अवस्था में ढैंचा को भूमि में दबाते हैं? कितने दिन की अवस्था में ढैंचा को भूमि में दबाते हैं? तो इसका आंसर है 15 सप्ताह की अवस्था में। मिट्टी के पैतृक सोर्स का मुख्य साधन क्या है जिस पर मृदा निर्मित होती है? मिट्टी के पैतृक सोर्स का मुख्य साधन क्या है जिस पर मृदा निर्मित होती है? चट्टानें। मृदा स्पेस में वायु और जल का अनुपात होता है। मृदा स्पेस में वायु और जल का अनुपात 1:2 होता है। पौधों की जड़ों द्वारा उपयोग किया जाने वाला जल है। पौधों की जड़ों द्वारा उपयोग किया जाने वाला जल है कैपिलरी। मृदा जीवाणु मिट्टी में कितनी गहराई तक पाया जाता है? मृदा जीवाणु मिट्टी में कितनी गहराई तक पाए जाते हैं? 25 से 30 सेंटीमीटर।
मृदा जीवाणु सक्रियता के लिए उपयुक्त तापमान है। मृदा जीवाणु सक्रियता के लिए उपयुक्त तापमान है 25 से 38 डिग्री सेल्सियस। मृदा में स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन स्थापक जीवाणु है। मृदा में स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन स्थापक जीवाणु है एजोटोबैक्टर। काली मिट्टी में सबसे अधिक कौन सा जीवाणु पाया जाता है? पोटाश। राइट आंसर है पोटाश। उत्तर प्रदेश के किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर मिर्जापुर में। भारतवर्ष में सर्वाधिक लाल मिट्टी पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक लाल मिट्टी पाई जाती है तमिलनाडु में। लेटेराइट जीवाणुओं का रंग होता है लाल। डिजर्ट मृदाएं होती हैं अम्लीय। मोटी रेत के कणों का व्यास होता है। मोटी रेत के कणों का व्यास होता है 2 से 0.20 मिलीमीटर तक। चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता बलुई मिट्टी की अपेक्षा अधिक होती है। रेतीली मृदाओं में संपूर्ण रंध्राकाश होता है। रेतीली मृदाओं में संपूर्ण रंध्राकाश कम होता है। भारी मिट्टी में सुगठिता और संसंजन होता है अधिक। सामान्य मृदाओं का निरपेक्ष घनत्व होता है। सामान्य मृदाओं का निरपेक्ष घनत्व होता है 2.65। बलुई मृदाओं में रंध्राकाश 30 से 35% होता है, जबकि चिकनी मृदाओं में रंध्राकाश 50 से 60% होता है। सूखने पर चिकनी मिट्टी में दरारों का पड़ना कहलाता है। सूखने पर चिकनी मिट्टी में दरारों का पड़ना संसंजन कहलाता है। बलुई भूमि में विशिष्ट ऊष्मा होती है। बलुई भूमि में विशिष्ट ऊष्मा होती है 0.1965। मृदा एक प्रकार का पदार्थ है प्राकृतिक। मृदा एक प्राकृतिक पदार्थ है। मृदा की सतह पर सबसे अधिक क्या पाया जाता है? मृदा की सतह पर सबसे अधिक ऑक्सीजन पाई जाती है। गर्म भागों की मिट्टियाँ किस ग्रुप में आती हैं? गर्म भागों की मिट्टियाँ किस ग्रुप में आती हैं? थर्मोजेनिक में। मृदाओं का आधुनिक वर्गीकरण किस पद्धति द्वारा होता है? मृदाओं का आधुनिक वर्गीकरण किस पद्धति द्वारा होता है? CAV। भूमि को कोलाइडी संसंजन और आहाजक गुण किसके कारण प्राप्त होता है? भूमि को कोलाइडी संसंजन और आहाजक गुण किसके कारण प्राप्त होता है? उत्तरजात खनिजों के द्वारा। उत्तरजात खनिज हैं इलाइट। मृदा जीवाणुओं का कार्य है नाइट्रोजन यौगिकीकरण, विनाइट्रीकरण, अकार्बनिक घटकों का परिवर्तन। भूमि में जल रुकता है। भूमि में जल रुकता है आसंजन के कारण। कंटूर कृषि कितने प्रतिशत ढाल तक की जा सकती है? कंटूर कृषि कितने प्रतिशत ढाल तक की जा सकती है? तो इसका आंसर है 30%। दोमट भूमि में इलाइम स्टोन की प्रति हेक्टेयर कितनी मात्रा प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर है 5 टन। क्षारीय भूमि में क्षार पदार्थ भूमि की किस परत में एकत्र हो जाते हैं? क्षारीय भूमि में क्षार पदार्थ भूमि की किस परत में एकत्र हो जाते हैं? तो इसका आंसर है ऊपरी परत में। भूमि में चूना मिलाने से भूमि की जल धारण क्षमता कैसी हो जाती है? तो भूमि में चूना मिलाने से भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा देता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीकृत होकर 4.1 कैलोरी ऊर्जा देता है। अगर बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित किया जाए तो किस तत्व में वृद्धि होगी? तो बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित किया जाए तो बीज में नाइट्रोजन तत्व की वृद्धि हो जाएगी। पोषक तत्वों का सबसे अधिक ह्रास होता है। पोषक तत्वों का सबसे अधिक ह्रास होता है पौधों से। 37 डिग्री सेल्सियस तापमान किस क्रिया के लिए अनुकूलतम है? इसका आंसर है नाइट्रीकरण के लिए। भारत में प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की खपत है। भारत में प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की खपत है 32 किलोग्राम।
सुपर फास्फेट में फास्फोरस पाया जाता है 50%। विस्फोटी उर्वरक है अमोनियम नाइट्रेट। कंपोस्ट गड्ढे की गहराई रखते हैं 4 फीट। मूंगफली की खली में फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा होती है 1.5%। किस पशु के गोबर में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? किस पशु के गोबर में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? भेड़ में। बेसिक स्लैग का प्रयोग करते हैं बलुई बुआई से पहले। बेसिक स्लैग का प्रयोग करते हैं बुआई से पहले। जैवांश के अपघटन के समय निम्न में से कौन सहायक होता है? प्रोटोजोआ। किसकी हरी खाद में नाइट्रोजन सर्वाधिक होता है? किसकी हरी खाद में नाइट्रोजन सर्वाधिक होता है? सैंजी के। सनई में नमी की प्रतिशत मात्रा होती है। सनई में नमी की प्रतिशत मात्रा होती है 75%। मछली की खाद में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? मछली की खाद में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? 4 से 10%। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? एमाइड रूप में। नाइट्रोजन की कमी से पौधे का कौन सा भाग पहले प्रभावित होता है? नाइट्रोजन की कमी से पौधे का कौन सा भाग पहले प्रभावित होता है? पुरानी पत्ती। जो पुरानी पत्तियाँ आती हैं वो नाइट्रोजन की कमी से सबसे पहले प्रभावित होती हैं। धान की फसल में किस उर्वरक का प्रयोग वर्जित है? धान की फसल में किस उर्वरक का प्रयोग वर्जित है? तो इसका आंसर नाइट्रोजन का। कौन सा उर्वरक जल विलेयक है? कौन सा उर्वरक जल विलेयक है? सिंगल सुपर फास्फेट। जिंक सल्फेट का छिड़काव चूना के कितने प्रतिशत घोल के साथ करना चाहिए? जिंक सल्फेट का छिड़काव चूना की कितने प्रतिशत घोल के साथ करना चाहिए? तो इसका आंसर है 0.25%। किस खाद में अधिकतम फास्फोरस एसिड होता है? किस खाद में अधिकतम फास्फोरिक एसिड होता है? हड्डी के चूरे में। कौन सा तत्व प्राथमिक तत्व नहीं है? कैल्शियम। भूमि में जैविक पदार्थ मिला देने पर भूमि का अपेक्षित घनत्व कम हो जाता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में 25% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। कार्बोहाइड्रेट्स का विरंजन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का विरंजन करते हैं वायवीय व अवायवीय जीवाणु द्वारा। अवायवीय जीवाणु हैं पास्चुरियानम प्रजाति के। वह उर्वरक जो घोल के रूप में छिड़का जा सकता है यूरिया है। भारत में बोनी जाति का आगमन कब हुआ? भारत में बोनी जाति का आगमन कब हुआ? 1963 में। शैवाल एल्गी का प्रयोग अधिक उपज के लिए किस फसल में करते हैं? तो इसका आंसर है धान में। मैक्सिकन गेहूँ कितनी गहराई पर बोते हैं? मैक्सिकन गेहूँ 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोते हैं। अंडी में तेल का प्रतिशत होता है 52%। चना किस प्रकार का पौधा है? एक बीजपत्री। बाजरा में सर्वाधिक होता है परपरागण। बॉर्डर विधि से आलू और राई सहफसली खेती में राई की बीज दर प्रति हेक्टेयर रखते हैं। बॉर्डर विधि से आलू और राई सहफसली विधि में राई की बीज दर प्रति हेक्टेयर रखते हैं 1.25 किलोग्राम। भवानी प्रजाति है तोरिया की। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में असिंचित एवं उसरेली क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त जौ की प्रजाति है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में असिंचित एवं उसरेली क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त जौ की प्रजाति है आज़ाद। भारत सर्वाधिक मात्रा में निर्यात करता है जूट का। धान सफलतापूर्वक किस मिट्टी में होता है? धान सफलतापूर्वक चिकनी मिट्टी में होता है। राइजोबियम कल्चर का प्रयोग किस फसल में करते हैं?
राइजोबियम कल्चर का प्रयोग किस फसल में लाभदायक है? दलहनी फसल में। मृदा निर्माण एवं विकास का अध्ययन कहलाता है? मृदा निर्माण एवं विकास का अध्ययन तिरासी की पशुगणना के अनुसार हमारे देश में गोवंश की संख्या कितनी है? 18.2 करोड़। भारतवर्ष में 6.3 करोड़ की संख्या किस पशु की है? भैंस वंश की। भारत में विश्व पशु का कौन सा भाग है? 1/6वां भाग। हरा चारा खाने वाले पशु के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में होता है? विटामिन ए। भारत में पशुधन से प्राप्त आय कुल आय का है 18%। भारतवर्ष में मनुष्यों और पशुओं का अनुपात है 2.1। पाकिस्तान के कोहिस्तान नामक भाग में दुधारू गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है? लाल सिंधी। गाय की गिर जाति का मूल स्थान है कठियावाड़। औसतन दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक है साहीवाल का। मादा साहीवाल का भार होता है 408 किलोग्राम। लाल सिंधी गाय के दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा होती है 4.5%। गाय की द्विकाजी नस्ल है हरियाणा मेवाती और थारपारकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय की वह जाति जिसके पशु सिर उठाकर चलते हैं काकरेज। दुल्की चाल के लिए गाय की प्रसिद्धि नस्ल है नागौरी। अमृत महल जाति के बैलों का शरीर भार होता है 498 किलोग्राम। लोला नस्ल की किस नस्ल का उपनाम है? साहीवाल। कसड़ा घाटी जाती है गाय की। सुजाता किस की जाती है गाय की? किस विदेशी गाय के दूध में वसा का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? जर्सी। कौन सी विदेशी गाय अधिक दूध देती है? होलिस्टीन फ्रीजियन। आयरशायर नस्ल की गाय पाई जाती है स्कॉटलैंड। किस गाय का सिर, पीठ व कंधा एक लाइन में होता है? जर्सी। गाय की विदेशी नस्ल जाती है ब्राउन स्विस की। मांस उत्पादन करने के लिए गाय की उत्तम जाति है ब्राउन स्विस। करन स्विस गाय की नस्ल पैदा की जाती है ब्राउन स्विस और साहीवाल के क्रॉस से। फ्रीजियन और थारपार के क्रॉस से गाय की कौन सी नस्ल पैदा की गई है? करन फ्राइज। जर्सी और सिंधी के क्रॉस से गाय की कौन सी नस्ल पैदा की गई? जरसिंध। मैदानी क्षेत्रों के लिए आड़ू की जाती है फ्लोरिडासन। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए आड़ू की जाती है एल्बर्टा तोतापरी पेरिग्रीन। आड़ू का प्रवर्धन करते हैं चश्मा लगाकर, कलम चढ़ाकर। लाख के कीट का हेस्ट है अरंडी। कटहल की प्रति पौधा उपज है 100 से 125 फल। अंगूर की बीज वाली जाति है मोतिया, गुलाबी, पुलहस वाइट। ट्रेनिंग क्रिया किसमें आवश्यक है? अंगूर। अंगूर की बीज रहित प्रजाति है हिमराड डिलाइट। अच्छी जेली होनी चाहिए पारदर्शक। किस फसल को उष्ण एवं उपोष्ण दोनों जलवायु में उगाया जाता है? आम, कटहल, केला। कर्तनों में अधिक एवं शीघ्र जड़ निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? AABA और NAA। शहर के पास बाग लगाने की सर्वोत्तम विधि है फीलर विधि। फूलों का विरलीकरण किसमें अपनाते हैं? सेब में। पेक्टिन टेस्ट निम्न में से किस विधि से करते हैं? एल्कोहल टेस्ट, जेल मीटर से, स्पीड टेस्ट। फसल उत्पादन करने वाला हार्मोन है फ्लोरेजिन। बेल में लसलसाहट किसके कारण होती है? मार्मेलोसिन।
तने और शाखाओं का ऊपरी भाग दो पत्ती सहित तोड़ना कहलाता है पिंचिंग। श्वास की बोतल की धारिता होती है 750 ml। जैम और जेली बनाने में कितना अम्ल डालते हैं? 0.0 ml। भूमि की रचना में सहयोग नहीं करता सांप। फूल आने से पहले चिलिंग किसमें आवश्यक है? सेब में। आलू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बी एवं सी। कौन सी नहर बुंदेलखंड में सिंचाई करती है? बेतवा। जल की वह मात्रा जो फसलोत्पादन में काम आती है? नेट ड्यूटी। सबसे अधिक सिंचाई क्षमता किस विधि से प्राप्त की जा सकती है? ड्रिप सिंचाई। संपूर्ण शोषित जल का वाष्पोत्सर्जित भाग कितना है? 95%। सुल्तानपुर में कौन सी नहर सिंचाई करती है? शारदा। 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर होता है 41 डिग्री फ़ारेनहाइट के। सीपेज में जल का बहाव किधर होता है? बगल की ओर। हेरिंगबोन प्रणाली किससे संबंधित है? जल निकास से। फसल को पाले से बचाने के लिए प्रयोग करते हैं सिंचाई। सबसे कम जलमांग किस मौसम की फसल की है? रबी की। वर्षा का फसल जो धरातल से बह जाता है उसे कहते हैं अपधावन। सबसे अधिक सिंचाई किस विधि से करते हैं? सतह विधि से। गन्ना व आलू की सिंचाई किस विधि से करते हैं? कुण विधि से। एक खेत का क्षेत्रफल 5.5 हेक्टेयर है। 8 सेंटीमीटर गहरी सिंचाई करने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी? 44 लाख लीटर। 10 सेंटीमीटर सिंचाई के लिए कितना पानी चाहिए? 10 लाख लीटर। कुलाबे से जल का प्रसाव ज्ञात करने का सूत्र है D बराबर C इंटू ए रूट 2GH और Q बराबर 0.0061 इंटू ए रूट 2GH। V नोट से जल का प्रसाव ज्ञात करने का सूत्र है D बराबर 0.0138 H की पावर 2 रूट H और D बराबर 0.0138 H की पावर 5/2। मैक्सिकन गेहूं की कुल जलमांग मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर है 420 से 450 ml। सतह पर सिंचाई की विधि है क्यारी विधि, जल प्लाविन विधि और थाला विधि। भूमिगत जल निकास की विधि है टायल मोल टाइप ड्रेन्स। फसल का जलमान निकालने का सूत्र है D बराबर B/V इंटू 864। घुलनशील लवण 0.2% से अधिक होते हैं लवणी मृदा में। क्षारीय मृदा में किसकी प्रधानता होती है? सोडियम कार्बोनेट की। रेह के प्रति सहनशील फसल है नींबू। कैरोटीन पदार्थ किस पौधों में पाया जाता है? पालक में। हमारे देश में पाले जाने वाले पशुओं की संख्या संसार में पाले जाने वाले पशुओं की संख्या का कितना प्रतिशत है? 25%। सन 19 ब्रेसिका ओलियेंसिया जाति किस्म कैपिटाटा किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? पत्ता गोभी का। तो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही बार बार क्वेश्चंस भेजता रहूँगा जो आपके यूपी कैडेट तथा BHU और ICAR के AGBC एंट्रेंस एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फूल गोभी का उत्पत्ति स्थान है। फूल गोभी का उत्पत्ति स्थान है दक्षिणी अमेरिका। प्राइड ऑफ इंडिया प्रजाति है पत्ता गोभी की। गांठ गोभी के लिए उपयुक्त जलवायु चाहिए ठंडी। फूल गोभी में बटनिंग किस पोषक तत्व की कमी के कारण है? फूल गोभी में बटनिंग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होती है? इसका आंसर नाइट्रोजन। फूल गोभी की व्हिप्टेल बीमारी होती है। फूल गोभी की व्हिप्टेल बीमारी होती है मोलिब्डेनम की कमी से।
बोरान की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बोरान की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसका आंसर है ब्राउनिंग। पात गोभी में बीज उत्पादन प्रति हेक्टेयर, पात गोभी में बीज उत्पादन प्रति हेक्टेयर कितना है? तो इसका आंसर है 5 क्विंटल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूल गोभी की अगेती फसल तैयार होती है, फूल गोभी की अगेती फसल तैयार होती है 80 दिनों में। फूल गोभी के लिए बीज दर प्रति हेक्टेयर होती है, फूल गोभी के लिए बीज दर प्रति हेक्टेयर होती है 500 ग्राम। फूल गोभी में ब्राउनिंग बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग करते हैं, फूल गोभी में ब्राउनिंग बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग करते हैं बेरिक एसिड का। व्हिप्टेल बीमारी किस फसल में होती है? व्हिप्टेल बीमारी किस फसल में होती है? फूल गोभी की। अर्क ग्रीन जाती है, अर्क ग्रीन जाती है पात गोभी की। एलियम सैपा वनस्पतिक नाम है प्याज का। प्याज का उत्पत्ति स्थान है एशिया। प्याज में तीखापन किसके कारण होता है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। पूसा रेड, पूसा रत्नार प्याज की प्रजातियां हैं, तो इसके लिए बीज दर प्रति हेक्टेयर है 8 किलोग्राम। लहसुन के लिए बीज दर प्रति हेक्टेयर है 450 किलोग्राम, लगभग आधा क्विंटल। लहसुन को कितनी दूरी पर बोते हैं? लहसुन को कितनी दूरी पर बोते हैं? 15 × 7.5 सेंटीमीटर। रजाली गद्दी किस्म है लहसुन की। करेला का वैज्ञानिक नाम है मोमोर्डिका चेरेंटिया। कल्याणपुर 12मासी प्रजाति है करेला की। करेला की वर्षा ऋतु फसल की बीज दर प्रति हेक्टेयर है 4 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लौकी की अर्का बहार प्रजाति कहाँ से विकसित की गई है? लौकी की अर्का बहार प्रजाति कहाँ से विकसित की गई है? बंगलौर से। खरबूजा का उत्पत्ति स्थान है, खरबूजा का उत्पत्ति स्थान है भारत। पूसा सरबती किस्म है खरबूजा की। खरबूजा की बुआई करते हैं, खरबूजा की बुआई करते हैं फरवरी से मार्च में। खरबूजा के लिए प्रति एकड़ बीज दर है, खरबूजा के लिए प्रति एकड़ बीज दर है 1.75 से 2 किलोग्राम। अफ्रीका किस फसल का उत्पत्ति स्थान है? अफ्रीका किस फसल का उत्पत्ति स्थान है? खरबूजा का। तरबूज के लिए बीज दर प्रति हेक्टेयर है, तरबूज के लिए बीज दर प्रति हेक्टेयर है 4 किलोग्राम। ककड़ी की बीज दर प्रति हेक्टेयर है, ककड़ी की बीज दर प्रति हेक्टेयर है 2.5 किलोग्राम। अर्का शीतल जाति है ककड़ी की। कद्दू के लिए जलवायु चाहिए शुष्क जलवायु। कुकमिस सेटाइवस वैज्ञानिक नाम है, कुकमिस सेटाइवस वैज्ञानिक नाम है खीरा का। पूसा चिकनी किस्म है, पूसा चिकनी किस्म है तोरई की। भारत किस फसल का मूल स्थान है? भारत किस फसल का मूल स्थान है? ककड़ी का। बैंगन और खरबूजा। भारत मूल स्थान है ककड़ी, बैंगन और खरबूजा। अम्बेली फेरी पुष्प का पौधा है, अम्बेली फेरी कुल का पौधा है गाजर। गाजर की बुआई किस माह में करते हैं? अक्टूबर माह में। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए गाजर की बीज दर प्रति हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर बुआई के लिए गाजर की बीज दर प्रति हेक्टेयर है 6 से 8 किलोग्राम। पूसा हिमानी किस्म है मूली की, पूसा हिमानी किस्म है मूली की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूली की बीज दर प्रति हेक्टेयर है, मूली की बीज दर प्रति हेक्टेयर रखते हैं 8 से 10 किलोग्राम। मूली कितने दिन में खाने योग्य हो जाती है? मूली कितने दिन में खाने योग्य हो जाती है? 55 दिनों में। पूसा कंचन किस्म है सलजम की, पूसा कंचन किस्म है सलजम की। ब्रेसिका रापा वनस्पति नाम है सलजम का। शकरकंद के लिए प्रति हेक्टेयर कितनी
कलमें बोते हैं 50 से 60 हज़ार। मैं आपको बार बार बता दूं कि जो ये 2000 लगभग क्वेश्चन हैं, 2000 के आसपास, ये आपके BHU, ICAR तथा यूपी कैडेट AGBSC एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें से ही क्वेश्चन आने वाले हैं और मैंने ये उन क्वेश्चंस का संग्रह किया है जो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है और बार बार पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। मटर का जन्म स्थान है इथोपिया। मटर का जन्म स्थान है इथोपिया। पंत उपहार किस्म है, पंत उपहार किस्म है मटर की। मटर के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर है, मटर के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर है 90 किलोग्राम। सब्जी के लिए मटर की हरी फलियां बुआई के कितने दिन बाद प्राप्त होती हैं? सब्जी के लिए मटर की हरी फलियां बुआई के कितने दिन बाद प्राप्त होती हैं? तो इसका आंसर है 60 दिन बाद तक। मटर के लिए प्रति हेक्टेयर कितनी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है? मटर के लिए प्रति हेक्टेयर कितनी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है? 10 किलोग्राम की। भिंडी के जमाव के लिए तापमान होना चाहिए, भिंडी के जमाव के लिए तापमान होना चाहिए 20 डिग्री से या फिर 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक। पाले से अधिक फसल को बहुत ही अधिक हानि पहुंचती है किस फसल को? पाले से सबसे अधिक हानि पहुंचती है भिंडी को। गर्मी में भिंडी की बुआई का उचित समय है, गर्मी में भिंडी की बुआई का उचित समय है फरवरी से मार्च में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को पूरा देखें, ध्यानपूर्वक देखें। कहीं से आपको इधर उधर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल यही क्वेश्चन पढ़ लीजिए तो भी काफ़ी है आपको। भिंडी की गर्मी की फसल में प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या होनी चाहिए, भिंडी की गर्मी की फसल में प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या होनी चाहिए 1,66,666। भिंडी की बरसात की फसल में प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या होनी चाहिए 55,555। कल्याणपुर चमन किस्म है, कल्याणपुर चमन किस्म है मिर्च की। पूसा ज्वार किसकी किस्म है? पूसा ज्वार किसकी किस्म है? मिर्च की। पूसा ज्वार किस्म है मिर्च की। और मिर्च की प्रति हेक्टेयर बीज दर है, मिर्च की प्रति हेक्टेयर बीज दर है 1.5 किलोग्राम। एक पौधे से कितनी हरी मिर्च मिलती है? एक पौधे से कितनी हरी मिर्च मिलती है? 1.25 किलोग्राम। प्रति पौधा लगभग कितना बैंगन मिलता है? प्रति पौधा लगभग कितना बैंगन मिलता है? 2 किलोग्राम। बैंगन के लिए बीज दर प्रति हेक्टेयर है, बैंगन के लिए बीज दर प्रति हेक्टेयर 450 ग्राम। बैंगन की संकर किस्म है कल्याणपुर विजय। टमाटर का रंग लाल किस पदार्थ के कारण होता है? टमाटर का लाल रंग किस पदार्थ के कारण होता है? लाइकोपिन। पंजाब केसरी किस्म है टमाटर की, पंजाब केसरी किस्म है टमाटर की। अर्का विकास किस्म है टमाटर की, अर्का विकास किस्म है टमाटर की। टमाटर के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर है, टमाटर के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर है 450 ग्राम। डैम्पिंग ऑफ रोग फैलता है, डैम्पिंग ऑफ रोग फैलता है फफूंदी के द्वारा। कौन सा रोग विषाणु से फैलता है? कौन सा रोग विषाणु से फैलता है? आलू का मोजैक रोग, ये विषाणु से फैलता है आलू का मोजैक रोग। बीजोपचार से किस प्रकार के रोगों की रोकथाम होती है? बीजोपचार से किस प्रकार के रोगों की रोकथाम होती है? बीज वाहित। तो स्टूडेंट्स, आप अपने एग्रीकल्चर्स के जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास ये वीडियो सेंड कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। और आगे देखते हैं। कल्याणपुर अगेती प्रजाति है, कल्याणपुर अगेती जाति है फूल गोभी की। कर्ड,
किस प्रकार किस फसल में संबंधित है? कर्ण किस फसल से संबंधित है? फूल गोभी से। फूल गोभी की अगेती फसल के लिए बीज मात्रा प्रति एकड़ होती है। फूल गोभी की अगेती फसल के लिए बीज की मात्रा प्रति एकड़ होती है 200 से 250 ग्राम। आगे देखते हैं। पात गोभी में नाइट्रोजन प्रति एकड़ कितनी होती है? पात गोभी में नाइट्रोजन प्रति एकड़ 60 किलोग्राम होती है। फूल गोभी में बीज प्रति हेक्टेयर है। फूल गोभी में बीज प्रति हेक्टेयर है उत्पादन होता है 5 क्विंटल। गांठ गोभी की फसल तैयार होती है जनवरी में। गांठ गोभी की फसल तैयार होती है जनवरी माह में। कंद फसल हैं आलू, याम और अरबी, ये कंद की फसलें हैं। 1 हेक्टेयर खेत में पात गोभी के लगभग कितने पौधे होंगे? अगर अंतरण 50 से 50 सेंटीमीटर हो। 1 हेक्टेयर खेत में पात गोभी के 40,000 पौधे होंगे। ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में टमाटर की बुआई करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में टमाटर की बुआई करते हैं मार्च से अप्रैल महीने में। 1 हेक्टेयर टमाटर की रोपाई करने के लिए कितने क्षेत्र की पौध चाहिए? टमाटर की 1 हेक्टेयर की रोपाई करने के लिए कितने क्षेत्र की पौध चाहिए? तो इसका आंसर है 120 वर्ग मीटर की। हरी मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है? हरी मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। मूली की एशियाटिक प्रजाति है कल्याणपुर 1। 100 ग्राम गाजर में कितना कैरोटीन पाया जाता है? 31 से 50 IU। 100 ग्राम पालक में कितना विटामिन ए पाया जाता है? 9300 IU। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 हेक्टेयर प्याज की रोपाई के लिए कितने क्षेत्र की पौध चाहिए? 500 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में शकरकंद रोपने के लिए कितने क्षेत्र की पौध चाहिए? 500 वर्ग मीटर। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में करेला के कितने थाली होंगे? 10,000। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में करेला की कितने थाली होंगे? 10,000। सितंबर में बुआई के लिए मटर की उपयुक्त किस्म है असौंजी। 4 वर्ष तक बीज की जमाव क्षमता किस फसल में बची रहती है? 4 वर्ष तक बीज की जमाव क्षमता किस फसल में बची रहती है? टमाटर की। टमाटर की पृथक्कीकरण दूरी शुद्ध बीज बोने के लिए बोनी चाहिए। टमाटर की पृथक्कीकरण दूरी शुद्ध बीज बोने के लिए होनी चाहिए 400 मीटर। ब्लीचिंग क्रिया किस फसल में करना आवश्यक है? ब्लीचिंग क्रिया किस फसल में करना आवश्यक है? फूल गोभी में। प्याज में भोजन होता है सल्क पत्र में। प्याज में भोजन होता है सल्क पत्र में। अधिक गहराई पर कैसा बीज बोते हैं? अधिक गहराई पर कैसा बीज बोते हैं? मोटा बीज। बैंगन की किस किस्म की पत्ती में कांटे होते हैं? बैंगन की किस किस्म की पत्ती में कांटे होते हैं? VH4। कल्याणपुर रंगीली किस्म है अरबी की। सेम की बीज दर प्रति हेक्टेयर है 8 किलोग्राम। उष्णकटिबंधीय फसल है आम की। आम किस कुल का पौधा है? आम किस कुल का पौधा है? एनाकार्डियेसी। मल्लिका एवं आम्रपाली आम की किस्में हैं शंकर की। नीलम प्रजाति है आम की। आम में कैरोटीनॉइड पिगमेंट किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो इसका आंसर है विटामिन ए। नियमित फलन वाली आम्र की प्रजाति है आम की प्रजाति है आम्रपाली। नीलम दशहरी क्रॉस से आम की कौन सी जाति विकसित की गई है? मल्लिका। बीजू पौधा तैयार करने के लिए आम की गुठली कब बोते हैं? बीजू पौधा तैयार करने के लिए आम की गुठली कब बोते हैं? जून से जुलाई महीने में।
आम में पाउडरी मिल्ड्यू रोग किसके कारण होता है? आम में पाउडरी मिल्ड्यू रोग किसके कारण होता है? ओडियस मैंगिफेरा के कारण। आम की रोपाई के लिए गड्ढे का आकार क्या है? आम की रोपाई के लिए गड्ढे का आकार क्या रखते हैं? 1 × 1 × 1 मीटर। कलमी आम कितने वर्ष में फल देते हैं? कलमी आम कितने वर्ष में फल देना प्रारंभ करते हैं? 4 से 5 वर्ष में। आम की कौन सी जाति अक्टूबर माह में फल देती है? आम की कौन सी जाति अक्टूबर माह में फल देती है? निरंजन। एनार्चिंग के लिए मूलक तंत्र तैयार किए जाते हैं। एनार्चिंग के लिए मूलक तंत्र तैयार किए जाते हैं बीज द्वारा। एंथ्रेक्नोज आम की बीमारी किस फसल में सबसे ज़्यादा लगती है? एंथ्रेक्नोज आम की बीमारी किस फसल में सबसे ज़्यादा लगती है? नीलम में। आम की फसल को सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाला कीट है? आम की फसल को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाने वाला कीट है भुनगा। आम किस प्रकार का फल है? आम किस प्रकार का फल है? ड्रूप फल है। आम के लिए केले की जाति है चंपा। आम के लिए केले की जाति है चंपा। सब्जी के लिए केले की जाति है रामकेला। सब्जी के लिए केले की जाति है रामकेला। मालभोग एवं अल्पना जातियां हैं केला की। पनामा रोग किस फसल में लगता है? केला में। केला की लंबी किस्मों को 2.7 से 3 मीटर की दूरी पर लगाना चाहिए, जबकि बौनी जातियों को लगाते हैं 1.8 से 2 मीटर पर। केले के प्रवर्धन के लिए सकर्स कितने पुराने होने चाहिए? 3 से 4 माह। अवांछित सकर्स हटाने को कहते हैं डिस्करिंग। सेब की अंबरी जाति का मूल स्थान है हिमालय। सेब में प्रवर्धन के लिए सबसे उपयुक्त विधि है टंग ग्राफ्टिंग। सेब में प्रूनिंग करने का सबसे उपयुक्त समय है सर्दी का। सेब में भंडारण के लिए तापमान आवश्यक है 0 डिग्री से 1.7 डिग्री सेल्सियस। लीची किस कुल का पौधा है? सेपेंडियसी। लीची किस प्रकार का फल है? नट। लेट बेदाना प्रजाति है लीची की। लीची का पौधा लगाने के लिए कितने वर्ष बाद फल देना चाहिए? 4 वर्ष बाद। 10 × 10 मीटर की दूरी पर लगाए गए लीची के बाग में प्रति हेक्टेयर कितने पेड़ होंगे? 100 पेड़ होंगे। अमरूद की किस्म है लखनऊ 49, चित्तीदार और इलाहाबादी सफ़ेदा। ये अमरूद की किस्में हैं, ध्यान दीजिएगा। अमरूद के पके फल के गूदे के प्रति 100 ग्राम में अमरूद के पके फल के गूदे के 100 ग्राम में विटामिन सी की कितनी मात्रा होती है? तो इसका आंसर है 100 से 260 मिलीग्राम। अमरूद के फलत की कितनी बहार होती हैं? अमरूद के फलत की कितनी बहार होती हैं? 2, अम्बे बहार और मृग बहार। अमरूद के किस फसल के बड़े फल एवं स्वादिष्ट होते हैं? तो इसका आंसर है अम्बे बहार। उमरान किस्म है बेर की। बेर के बीजू पौधे का फलने का समय है 8 वर्ष बाद। पर्ल किसकी प्रजाति है? पर्ल संतरा की प्रजाति है। संतरा की कौन सी प्रजाति जिसमें मादा फूल ही मिलते हैं? संतरा की कौन सी प्रजाति जिसमें केवल मादा ही फूल मिलते हैं? तो इसका नाम है टेजेंसिस। जेली बनाने के लिए रस का pH होना चाहिए 3.3। नींबू किस प्रकार का फल है? नींबू किस प्रकार का फल है? हेस्पेरिडियम। नींबू हेस्पेरिडियम प्रकार का फल है। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। नींबू का पौधा फल देता है 4 से 5 वर्ष बाद तक। पपीता फल है बेरी प्रकार का फल है। पपीता फल है बेरी प्रकार का। आम के बाद विटामिन ए सबसे अधिक किस फल में पाया जाता है?
आम के बाद सबसे अधिक विटामिन ए किस फल में पाया जाता है? तो इसका आंसर है पपीता। पूसा नन्हा किसकी प्रजाति है? किस्म की। पूसा नन्हा किसकी प्रजाति है? किस्म की। पपीता की रोपाई के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर पर्याप्त है? पपीता की रोपाई के लिए बीज दर प्रति हेक्टेयर पर्याप्त है 250 ग्राम। पपीता की सफल खेती के लिए नर पौधों की संख्या रखते हैं। पपीता की सफल खेती के लिए नर पौधों की संख्या 10 ग्राम रखते हैं। पपीता की रेड पनामा जाति से प्रति हेक्टेयर कितना सूखा पपेन प्राप्त होता है? 21 किलोग्राम। आगे देखते हैं। मृदा निर्माण एवं विकास का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। भारतीय मृदाओं में सामान्यतः कार्बनिक पदार्थों की मात्रा पाई जाती है 1% या कम। अधिक बहते हुए पानी की गति दोगुनी कर दी जाए। यदि बहते हुए पानी की गति दोगुनी कर दी जाए तो उसके साथ वहन करने की क्षमता कितना प्रतिशत बढ़ जाती है? यदि बहते हुए पानी की गति दोगुनी कर दी जाए तो उसके साथ वहन करने की क्षमता कितना प्रतिशत बढ़ जाएगी? 64 गुना। घास के मैदानों में मृदा नमूने कितनी गहराई से लेते हैं? घास के मैदानों में मृदा नमूने की गहराई से लेते हैं 0 से 8 सेंटीमीटर। गन्ना और आलू की खेती किसका उदाहरण है? सिनर्जेटिक क्रॉपिंग का। गन्ना और आलू की खेती किसका उदाहरण है? सिनर्जेटिक क्रॉपिंग का। तेल निर्माण के लिए सरसों को किस तत्व की आवश्यकता होती है? तेल निर्माण के लिए सरसों को किस तत्व की आवश्यकता होती है? सल्फर की। झुलसा रोग किसकी कमी से होता है? झुलसा रोग किसकी कमी से होता है? सल्फर की। हरी खाद जोतकर दबाने का मुख्य समय होता है। हरी खाद जोतकर दबाने का मुख्य समय होता है फूल आने के समय, जब सीएन कम हो, कार्बनिक पदार्थ अधिक हो। बोडो मिक्सचर क्या है? बोडो मिक्सचर क्या है? पेस्टिसाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। स्त्रियों में बांझपन रोग किसकी कमी से होता है? स्त्रियों में बांझपन रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। युवकों में ऑस्टियोमेलेसिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? युवकों में ऑस्टियोमेलेसिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी की। रबी ऋतु की तरकारियां हैं। रबी ऋतु की तरकारियां हैं गोभी, मटर, टमाटर। खरीफ मौसम की सब्जियां हैं भिंडी, घुइयां, मिर्च। लौकी, तरोई, खीरा व करेला किस मौसम में बोई जाती है? खरीफ एवं जायद। ब्रेसिका ओलेरासिया जाति है